जय हिंद। वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी का हमारे दृढ़ संकल्प पर एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स की फ्री क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम एक्सप्लेन करेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है मानव संसाधन एंड आज का ये चैप्टर हमारी क्लास 8 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है। अर्थात आज के इस वीडियो के साथ में हमारी क्लास 8 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो गई है और आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर का संपूर्ण निचोड़ लेकर के आए हैं, जिसमें चैप्टर में दिए गए सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक एक करके बहुत ही आसान भाषा में गहराई से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए एक बार देख लेते हैं कि चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं जो कि आज की इस क्लास में हमें एक्सप्लेन करने हैं। तो चैप्टर में सबसे पहले बात की जा रही है मानव संसाधन की। बेसिकली यहां पर बताया गया है कि मानव को आखिरकार संसाधन क्यों कहा जाता है और मानव संसाधन से जुड़ी हुई कुछ बेसिक बातें भी बताई जा रही। इसके बाद में जनसंख्या के वितरण की बात की जा रही और यहां पर बताया गया है कि विश्व में जनसंख्या का वितरण किस तरह से है और विश्व के 10 सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों के बारे में भी बताया गया है। इसके बाद जनसंख्या के घनत्व की बात की जा रही है। यहां पर बेसिकली विश्व का जनसंख्या घनत्व और भारत का जनसंख्या घनत्व दोनों के बारे में बताया गया है। फिर जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताया गया है कि ऐसे कौन कौन से कारक होते हैं जिनकी वजह से किसी स्थान पर आपको अधिक जनसंख्या देखने को मिलती है और किसी स्थान पर आपको कम जनसंख्या देखने को मिलती है। और इसके पीछे मुख्य रूप से 4 कारक होते हैं। एक आपका भौगोलिक, दूसरा सामाजिक, तीसरा सांस्कृतिक और चौथा मिलता है आपको आर्थिक कारक। इन चारों में से जो भौगोलिक कारक है इसमें आपको मुख्य रूप से 5 चीजें देखने को मिलेंगी। पहला स्थलाकृति, दूसरा जलवायु, तीसरा मृदा, चौथा जल और पांचवा आपको मिलता है खनिज। ठीक है, बाकी जो 3 कारक आपको मिलते हैं, एक सामाजिक, दूसरा सांस्कृतिक और तीसरा आर्थिक कारक। ठीक है, ये सिंपल ही है। ठीक है, इनको इसी तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद जनसंख्या परिवर्तन की बात की जा रही है कि भैया सन 1800 तक क्या था कि जनसंख्या पूरे विश्व की धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन 1800 के बाद में जनसंख्या एकदम से कैसे बढ़ने लगी, इसके पीछे के कारण बताए गए हैं। और जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं, किस तरह से एकदम से जनसंख्या पूरे विश्व की बढ़ी, किस दर से बढ़ी थी, ये यहां पर आंकड़ा भी दिया गया है। इसके बाद जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास किसे कहा जाता है, यह भी बताया गया है। फिर प्राकृतिक वृद्धि दर किसे कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में समझेंगे। फिर जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप के बारे में बताया गया है, जनसंख्या संगठन के बारे में बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर जनसंख्या पिरामिड किसे कहा जाता है, आयु लिंक पिरामिड किसे कहते हैं, इन पर कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनके बारे में बताया गया है। फिर जनसंख्या पिरामिड एक दिया गया है, इसका चार्ट दिया गया है एंड इस चार्ट को भी एक्सप्लेन करेंगे। देखो, बेसिकली आज का हमारा चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मानव ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब चूंकि मानव सबसे इंपॉर्टेंट है इसलिए मानव संसाधन का जो चैप्टर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इससे पहले कि आज के चैप्टर में हम आगे बढ़े और चैप्टर में दिए गए सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक एक करके एक्सप्लेन करें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि हमारे इस एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स की आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि अब आपको डेली 1 या 2 नहीं 4 क्लासेस डेली देखने को मिलेंगी। एंड आज से ही हम क्लास 6 से लेकर के 8 तक की एनसीईआरटी पॉलिटी की सीरीज को भी स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हम मात्र 8 दिनों में कंप्लीट करेंगे। बहुत ही कम समय बचा हुआ है, इसलिए अब आप पूरी तरह से तैयार हो जाइएगा। हमारे एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स के विषय में जान लीजिएगा। अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा। हमारा एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स एक ऑल इन वन कोर्स है। इस कोर्स में हम क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी को कंप्लीट कवर करने वाले। इस कोर्स में हम एनसीईआरटी की प्रॉपर रिकॉर्डेड क्लासेस, स्पेशल नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आधारित क्विज भी प्रोवाइड करेंगे। एंड आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए एक डाउट ग्रुप दिया गया और 1-to-1 सेशन का भी ऑप्शन अवेलेबल करवाया गया, जिससे कि आपके डाउट्स को क्लियर किया जा सके। एंड हमारे एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स की 2 बड़ी खासियतें हैं जिस वजह से ये बेस्ट एनसीईआरटी कोर्स एवर होने वाला है। पहली खासियत तो ये कि इस कोर्स में आने वाली सभी क्लासेस को हमने कंप्लीटली फ्री कर दिया है, जिससे कि जो बच्चे पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी इन क्लासेस के माध्यम से अपनी एनसीईआरटी की पढ़ाई को पूरा कर सकें। ये क्लासेस हमारी एप्लीकेशन एंड यूट्यूब चैनल दोनों ही जगहों पर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा, अभी तक की आई हुई क्लासेस की प्लेलिस्ट हमने प्रोवाइड कर दी है एंड आगे जो क्लासेस आएंगी उनकी भी प्लेलिस्ट इसी तरह से प्रोवाइड की जाएगी। एंड हाँ, दूसरी खासियत जो है वो ये कि हमारा ये एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स एक ऑल इन वन कोर्स है। इट मींस देखो, इस कोर्स को तो सबसे पहले हमने स्पेशली यूपीएससी वालों के लिए डिजाइन किया है, लेकिन
यूपीएससी के अलावा अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, फिर इंडिया के किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आप हमारे इस एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इससे बेस्ट कोर्स आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस कोर्स में हम एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स का सबसे पहले निचोड़ लेकर के आते हैं और फिर उसमें दिए गए हर एक टॉपिक को बेसिक से लेकर के एडवांस तक डिस्कस करते हैं, जिससे कि चैप्टर से बनने वाले हर एक प्रश्न को हम समझ सकें। इस कोर्स में आने वाली सभी क्लासेस तो फ्री हैं, लेकिन अगर आपको नोट्स चाहिए है, डाउट ग्रुप ज्वाइन करना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है या फिर क्विज ज्वाइन करनी है, तो इसके लिए आपको ये कोर्स परचेस करना पड़ेगा। एंड कोर्स परचेस करने के लिए सिंपली आप हमारे दृढ़ संकल्प ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। ये हमारा ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। ऐप डाउनलोड करने के बाद में रजिस्टर कर लेना। जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस यहां पर आपको दिखेगा एंड यहां से आप एनसीईआरटी नोट्स, कंप्लीट पैड कोर्स, टेस्ट सीरीज, सिलेबस, फ्री कंटेंट, इन सभी चीजों को एक्सेस कर पाएंगे। अगर हम एनसीईआरटी नोट्स या फिर पैड कोर्स की बात करें तो अभी हमने 2 पैड कोर्स अवेलेबल करवा कर रखे हुए हैं। एक एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स है और एक एनसीईआरटी बैच 1 बेसिक है। अगर आपको कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़नी है क्लास 6 से लेकर 12 तक की, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। केवल क्लास 6 से 8 तक की पढ़नी है तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको केवल नोट्स चाहिए तो भी आप यहां से ले सकते हो। अभी हमने क्लास 6 to 8 के नोट्स अवेलेबल करवा कर रखे हुए हैं। आगे के भी नोट्स जल्द ही अवेलेबल करवाए जाएंगे। सिंपली अगर आपको कोई भी परचेस करना है तो आप उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आप यहां पर सबसे पहले इसके बारे में डिटेल्स देख लीजिएगा एंड फिर कंटेंट क्या उसमें आपको मिलने वाला है वो देख लीजिएगा। फिर सिंपली बाय नाउ पर क्लिक करके आप उस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। एंड अब चलिए इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और हमारे आज के इस चैप्टर पर फोकस करते हैं। चैप्टर का नाम है मानव संसाधन एंड आज के इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक भी है मानव संसाधन। तो आइए इसी को सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं एंड यहां पर समझते हैं कि आखिरकार मानव को संसाधन क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले बिंदु में कहा जा रहा है लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते। अब ये तो हो गई चैप्टर की लैंग्वेज, लेकिन आपको पता होगा कि हम एनसीईआरटी में दिए गए प्रत्येक टॉपिक को अपने स्टाइल में थोड़ा आसान भाषा में एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए इस टॉपिक को भी थोड़ा आसान भाषा में एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले क्या कहा जा रहा है कि भैया लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा संसाधन उस देश में रहने वाला मानव ही होता है। अब इस चीज को अगर आप अच्छी तरह से समझना चाहते हो तो आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि संसाधन किसे कहा जाता है। अब संसाधन किसे कहा जाता है ये हमने चैप्टर नंबर 1 में आपको बताया था कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं वो एक संसाधन है। ठीक है, अर्थात जैसे आपने कपड़े पहने हैं ठंड से बचने के लिए, आपके लिए संसाधन है। आपने भूख मिटाने के लिए खाना खाया, संसाधन है। जिस घर में रह रहे हो संसाधन है। जिस रोड पे चल के जा रहे हो संसाधन है। जिस गाड़ी में बैठ के जा रहे हो संसाधन है। जिस मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हो पढ़ाई के लिए या जिस लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हो पढ़ाई के लिए, ये सब संसाधन है। अर्थात जिस वस्तु का उपयोग आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं वो एक संसाधन है। ठीक है, ये होता है संसाधन। लेकिन अब यहां पर एक प्रश्न और बनता है, इन सभी वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित किसने किया? क्योंकि ये सारी की सारी चीजें हमें प्राकृतिक रूप से ऐसी ही नहीं मिली हैं। ठीक है, इनको संसाधन बनाया गया है। ठीक है, तो ये सभी वस्तुएं संसाधन कैसे बनी? तो इसके लिए बताया गया कि भैया एक वस्तु की उपयोगिता उसे संसाधन बनाती है। ठीक है, अब यहां पर एक और प्रश्न बनता है कि आखिरकार इन सभी वस्तुओं को उपयोगी बनाया किसने? ठीक है, तो यहां पर आता है आपका मानव। ठीक है, यहां पर क्या आता है? मानव। आप जिस भी चीज का इस्तेमाल करते हैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उसको एक संसाधन में परिवर्तित करने वाला कौन है? मानव। आप घर बना रहे हो तो घर बनाने के लिए ईंटों को मानव ने बनाया। ठीक है, फिर घर भी आपका मानव ने बनाया। ठीक है, आप अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए खाना खा रहे हो, खाना किसने बनाया? मानव ने बनाया। आप जितने भी संसाधनों का उपयोग करते हो उन सभी का निर्माण किसने किया? मानव ने किया। इसीलिए मानव को सबसे बड़ा संसाधन कहा जाता है। ठीक है, क्यों सबसे बड़ा संसाधन कहा जाता है? क्योंकि जितने भी संसाधनों का हम उपयोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं उन सभी संसाधनों का बनाने वाला, उन सभी संसाधनों को संसाधन में परिवर्तित करने वाला कौन है? मानव है। ठीक है, यही आगे बताया जा रहा है कि भैया प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होगी। देखो क्या था कि अरब देशों में पहले भी कच्चा तेल पाया जाता था। ठीक है, जिससे पेट्रोलियम, हाँ, जिससे हम डीजल पेट्रोल प्राप्त करते हैं और आज भी पाया जा रहा है। लेकिन पहले इन लोगों को ज्ञान नहीं था कि उस पेट्रोलियम से पेट्रोल डीजल कैसे
निकाला जाए। फिर अंग्रेजों ने देखा और बताया, जब बताया तो वो तेल उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। वही चीज यहां पर कहा जा रहा है कि भैया प्रकृति की देन केवल उसी समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी हो, और जब तक उनको ये ज्ञान ही नहीं था कि इससे हमें पेट्रोल डीजल प्राप्त हो सकता है और पेट्रोल डीजल इतना महत्वपूर्ण है, तब तक उन्होंने इसका कोई उपयोग ही नहीं समझा और उसे अनुपयोगी मानते रहे। ठीक है, तो प्रकृति की देन भैया केवल उसी समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी हो, और लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित करते हैं। किसे? कोई भी वस्तु को, जैसे कच्चा तेल था, ठीक है, कच्चे तेल की जब तक नॉलेज नहीं थी तब तक वो अनुपयोगी था, कोई भी संसाधन नहीं था। लेकिन जब हमारी योग्यता ने उसे एक संसाधन में परिवर्तित किया, हमें आवश्यकता हुई और आवश्यकता के बाद में हमने उसकी खोज की, खोज करने के बाद में अपनी योग्यता से पेट्रोलियम से हमने पेट्रोल बनाया, तब पेट्रोल हमारे लिए संसाधन बना। पहले भी था, ठीक है, पहले भी था, डीजल था, पेट्रोल था, ये सब कच्चे तेल में पाया जाता था, लेकिन क्या हमारे लिए उपयोगी था? नहीं था। इसको उपयोगी किसने बनाया? मानव ने बनाया। इसीलिए मानव को सबसे बड़ा संसाधन कहा जाता है। ठीक है, आगे इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। क्या है? अंतिम संसाधन है, क्योंकि अगर मानव नहीं होगा तो जितने भी संसाधन आप देख लो, इन संसाधनों की कोई उपयोगिता ही नहीं होगी, क्योंकि ये संसाधन उपयोगी ही नहीं होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। अब भाई अगर आप स्वस्थ हैं, शिक्षित हैं और अभिप्रेरित हैं, अर्थात मोटिवेटेड हैं, तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार संसाधनों का विकास कर लेंगे। और अगर आप बीमार पड़े हुए हैं, अनपढ़ हैं, ठीक है, और आपके अंदर मोटिवेशन भी बिल्कुल नहीं है, तो आपके पास कितनी भी चीजें हो, आप उनसे संसाधन नहीं बना पाओगे। बहुत सारे लोग मैं देखता हूं कि आलसी हैं, ठीक है, उनके अंदर क्षमता है कि वो बड़े से बड़े काम कर पाए, लेकिन आलस की वजह से कुछ नहीं कर पाते। इसलिए स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग ही अपनी आवश्यकताओं के अनुसार संसाधनों का विकास करते हैं। और जो लोग संसाधनों का विकास करते हैं, इस्तेमाल करते हैं बड़े पैमाने पर, वो देश के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अब यहां पर आप समझ गए होंगे कि आखिरकार कोई भी देश के लिए उस देश के लोग या उस देश की जनसंख्या क्यों सबसे बड़ी संसाधन कही जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है, अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि भैया हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे संसाधन हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन वो सारे के सारे संसाधन पृथ्वी पर समान रूप से वितरित नहीं है। ठीक है, आपको कहीं खनिज तेल देखने को मिल रहा है, कहीं पानी देखने को मिल रहा है, कहीं पर आपको गोल्ड की खदानें देखने को मिल रही हैं, कहीं पर कोयले की खदानें देखने को मिल रही हैं, समान रूप से हर जगह नहीं। इसी तरह से जो मानव है वो भी पृथ्वी पर समान रूप से वितरित नहीं, कहीं पर आपको अधिक जनसंख्या मिलेगी, कहीं पर आपको कम जनसंख्या मिलेगी, कहीं पर आपको महिलाएं ज्यादा देखने को मिलेंगी, कहीं पर पुरुष ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न हैं। सभी मानव ना तो आपको समान रूप से पृथ्वी के ऊपर वितरित देखने को मिलेंगे और ना ही सभी मानव एक समान के होते हैं। किसी में आपको शिक्षा ज्यादा मिलेगी, किसी में कम मिलेगी, कोई बिल्कुल अनपढ़ होगा। ठीक है, तो शैक्षिक स्तर, दूसरा आयु, कोई ज्यादा उम्र का है, कोई कम उम्र का है। ठीक है, तीसरा लिंग, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई स्त्री पुरुष का मिलवा है। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के लोग आपको हमारी पृथ्वी पर देखने को इन मिलते हैं। हमारी पृथ्वी में जो शैक्षिक स्तर है, आयु है, लिंग है, इन सभी में भिन्नताएं देखने को मिलती हैं और उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। ठीक है, मानव की जो संख्या है ये कभी भी एक समान नहीं रहती, कभी आपको जनसंख्या अधिक मिलेगी, कभी कम मिलेगी। ठीक है, और मानवों के लक्षण, कभी लड़ाई लड़ेंगे तो कभी आपको हंसी खुशी से क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल ये खेलते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है, भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय है, जिसके बारे में हमने आपको पिछले चैप्टर्स में भी बताया था। तो जो मानव संसाधन मंत्रालय है ये काफी इंपॉर्टेंट है। सन 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया था। किस लिए? ताकि लोगों के कौशल का विकास हो। ठीक है, मानव के कौशल का विकास करने के लिए, क्योंकि जितना अधिक योग्य मानव होगा, जितना अधिक उसका कौशल विकसित होगा, उतना ही महत्वपूर्ण संसाधन बनता जाएगा, क्योंकि वो अन्य चीजों को संसाधन में परिवर्तित करेगा। इससे यह प्रदर्शित होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं। अगर आपके पास कोई भी कौशल नहीं है, ठीक है, और आप स्वस्थ भी नहीं है, शिक्षित भी नहीं है, अभिप्रेरित भी नहीं है, तो आप किसी उपयोगी नहीं है, कोई भी लायक नहीं है। ठीक है, और आजकल का युवा को देखो, अगर आप तो विकलांग होता जा रहा है। ठीक है, एक तो दिन भर मोबाइल में लगा रहेगा। ठीक है, मोबाइल में लगे रहने की वजह से उसको शॉर्ट मेमोरी होती जा रही है, शॉर्ट देख रहा है, शॉर्ट फीड में आते जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, पता चला कि भाई 2-3 घंटे बाद उसने देखा कि उसने तो 100-200 शॉर्ट देख डाले। ठीक है,
फिर जो शॉर्ट देख रहा है उसमें माइंड उसका बिल्कुल क्लोज है, माइंड बिल्कुल काम नहीं कर रहा, ना तो वो सोच रहा है ना समझ रहा है, बस जो देख रहा है वो उसके आंखों में जा रहा है और उससे ना तो उसे मजा आ रही है, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसे उससे खुशी भी मिल रही है, फिर वो अगले से अगले ये सोचता है कि भाई अगला वीडियो बढ़िया होगा, अगला वीडियो बढ़िया होगा, और यही सोचते होते 100-200 वीडियो देख लेता है और एक भी वीडियो में से मजा नहीं आता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। इससे क्या है कि जो ब्रेन हमारा है ना वो काम करना धीरे धीरे कम कर रहा है, हमने सोचना कम कर दिया है, ठीक है, ये धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है। जो आजकल के बच्चे हैं वो सोचना कम करते जा रहे हैं, भाई मोबाइल हर काम सोच सोच के कर रहा है, अगर कोई संख्या दीजिए कैलकुलेट करो तो उसके लिए भी कैलकुलेटर खोला जा रहा है छोटे छोटे से काम के लिए। कोई बात कही कि बाजार जा रहे हो तो इतनी सब्जी लेकर के आना, वो भी मोबाइल में नोट की जा रही है, हर चीज के लिए मोबाइल इस्तेमाल किया रहा है। इससे क्या है कि जो हम लोगों की योग्यता है, कौशल है, उसमें कमी आती जा रही है। हमें इसका उपयोग करना चाहिए अपने कौशल के विकास के लिए, लेकिन ये आज की जनसंख्या को लिंगड़ा बनाने के काम कर रही है। इस तरह से अगर आप देखोगे तो आज नहीं तो कल ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर देगा, ठीक है। और इससे ये प्रदर्शित होता है कि भैया लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं, ठीक है। अगर आज नहीं तो कल इनकी समस्याएं देश के सामने आती हैं तो देश इस चीज को जरूर समझेगा कि भाई ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी गलती थी। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये 2015 में शुरू की गई थी और इस योजना के तहत ऐसा कहा गया था कि 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 20 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू 1 करोड़ युवाओं को 2016 से लेकर के 20 तक के बीच में प्रशिक्षित करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में लाया गया था, ठीक है। इस कौशल विकास योजना के अंतर्गत क्या कहा गया था कि भैया भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो बेरोजगार युवा हैं, जिनके पास में कोई भी कौशल नहीं है, कोई भी योग्यता नहीं है, उनको हम ट्रेनिंग देंगे विभिन्न प्रकार की, जैसे मोबाइल सही करना है, जैसे खेतों में जो दवाइयां डाली जाती हैं, आप देखो आपके यहाँ पर जो लोग खेतों में दवाइयां डालने के लिए लेकर के आते हैं वो दुकानों से लेकर के आते हैं, ठीक है। और दुकानदारों को इतनी अधिक जानकारी नहीं होती है कि किस बीमारी की क्या दवा डालनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए ट्रेनिंग देना कि भैया कृषि कैसे की जाए, ठीक है, इसके लिए 6-7 महीने की ट्रेनिंग सरकार दे रही है। और भी विभिन्न चीजों के लिए जैसे कि कूलर, फ्रिज, टीवी, इनको कैसे सही किया जाए, इनकी ट्रेनिंग, और भी कई सारे ट्रेनिंग्स है तो वो इसमें दी जा रहे हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत हमारे भारत के जो बेरोजगार युवा हैं उनको ट्रेनिंग, उनको प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। अर्थात हमारे देश का जो बेरोजगार युवा है उसको योग्य बना करके, ठीक है, उसको योग्य बना दिया कि भाई आप अब टीवी सही करने का काम सीख चुके हो, आप अब फ्रिज सही करने का काम सीख चुके हो, अब आप एसी को क्लीन करने का काम सीख चुके हो, ठीक है। और अब वो जाएगा मार्केट में तो उसे 50 जॉब मिल जाएंगी, नहीं जॉब मिलेंगी खुद का काम डाल दो, ठीक है। तो ऐसे क्या है कि हमारे देश में रोजगार बढ़ेगा, ठीक है। जब योग्यता बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेगा। आगे बात की जा रही है जनसंख्या के वितरण की, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको भी समझो। पहले बिंदु में कहा जा रहा है भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हुए, अर्थात हमारी पृथ्वी के ऊपरी भाग में जिस तरह से जनसंख्या पूरी फैले हुई है, ठीक है, उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहा जाता है। जिस तरह से हमारी पृथ्वी के विभिन्न भागों में आपको लोग फैले हुए देखने को मिलते हैं। कुछ लोग उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, कुछ लोग बिहार में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, ये जो, इसके अलावा भारत, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, ये दो अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग फैले हुए हैं, इसी को जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहा जाता है। जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के 30% भाग पर ही निवास करता है। ये तो हमने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया था कि हमारी पृथ्वी के 30% भाग में आपको भूमि देखने को मिलती है और इस 30% के 30% भाग में आपको विश्व की 90% जनसंख्या देखने को मिलती है। बाकी जो 70% भाग है, या तो वहां पर आपको विरल जनसंख्या देखने को मिलेगी, अर्थात बहुत कम लोग रह रहे हैं, या तो वहां पर बिल्कुल ही निर्जन देखने को मिलेगा, अर्थात वहां पर कोई भी नहीं रहता होगा, ठीक है। वही यहां पर भी बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के 30% भाग पर ही रहता है। विश्व की जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कितना? बहुत ज्यादा असमान देखने को मिलता है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। ये दो क्षेत्र ऐसे बताए जा रहे हैं जहां पर आपको सबसे अधिक जनसंख्या देखने को मिलेगी। पहले कौन सी है? दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया वाले इलाके, ठीक है।
जैसे ये एशिया है, तो एशिया का दक्षिणी भाग ये जहां पर भारत देखने को मिलता है, और ये वाला दक्षिण पूर्वी ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला यहां पर आपको सबसे अधिक जनसंख्या देखने को मिलेगी। आप मैप ओपन करके देख लो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसलिए इधर तरफ इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर पठारी भाग ज्यादा पाया जाता है, और क्लाइमेट के भी आपको कई सारे इफेक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर अगर हम यूरोप की बात करें, तो यूरोप और उत्तर पूर्वी अमेरिका घने बसे क्षेत्र है। कौन सा? यूरोप। यूरोप में आपको अधिक आबादी देखने को मिलती है, और उत्तर पूर्वी अमेरिका जो है, ठीक है, सॉरी, उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका, अमेरिका दो है, एक आपको मिलता है दक्षिण अमेरिका, एक आपको मिलता है उत्तर अमेरिका, ठीक है। तो जो उत्तर अमेरिका है ये आपका दक्षिण अमेरिका, नीचे वाला उत्तर अमेरिका, ठीक है। तो उत्तर अमेरिका जो है, उत्तर अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग जो है, यानी कि ये वाला आपको अधिक घना बसा क्षेत्र देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है विषुवत ये उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्र में बहुत कम लोग रहते हैं। कौन कौन क्षेत्र बताए रहे? एक आपको मिलता है उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, ठीक है। दूसरा उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, मरुस्थल में तो कोई भी नहीं रहता, और बेसिकली जो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है वहां पर सबसे अधिक टेम्परेचर होता है, इसलिए वहां पर तो और भी अधिक कम लोग रहते हैं। फिर उच्च पर्वत, जो बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत जैसे सियाचिन ग्लेशियर, वहां पर बहुत कम लोग मतलब रहते ही नहीं है, और रहते भी हैं तो बहुत कम, ठीक है। हिमालय पर्वत आपने देख लिया, ठीक है, तो पर्वतों में बहुत कम लोग रहते हैं। फिर विषुवतीय वनों में, ठीक है, विषुवत रेखा के आसपास जो वन पाए जाते हैं वहां पर, क्योंकि घने वन है इसलिए वहां पर और अधिक कम लोग रहते हैं। तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सबसे कम लोग निवास करते हैं। कौन कौन से? एक आपको मिलता है उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, उच्च पर्वतों में अर्थात ऊंचे ऊंचे पर्वतों में, विषुवतीय वनों में, इन क्षेत्रों में। ये 5 ऐसे क्षेत्र जहां पर बहुत कम लोग रहते हैं। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। ये भी एक अच्छी बात बताई जा रही है कि भैया अगर आप विषुवत वृत्त को देखोगे, हमारी पृथ्वी ये है, एक मिनट, गोल होती पृथ्वी, हमारी पृथ्वी ये है, ठीक है, पृथ्वी में ये विषुवत रेखा चलेगी, विषुवत रेखा के दक्षिण में, यानी इस भाग में आपको कम जनसंख्या मिलेगी, इस भाग में अधिक जनसंख्या मिलेगी। भाई चाइना यहां पर आपका हो गया, भारत यहां पर हो गया, ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या तो इन्हीं दो देशों में है, ठीक है। इसके बाद तो अन्य देश में, यूरोप वगैरह में भी आपको अधिक जनसंख्या देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आपके जो आपके विषुवत वृत्त के उत्तर वाला भाग है, यहां पर आपको अधिक जनसंख्या देखने को मिलेगी। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 भाग दो महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं, ठीक है। कहने का अर्थ यहां पर यह कि अगर हम पूरे विश्व की जनसंख्या को एक बार मतलब थोड़ा सा मैनेज करके देखें, ठीक है, गिन के देखें, तो हमें पता चलता है कि विश्व की 3/4 जनसंख्या जो है, ठीक है, कितनी? 3/4 जनसंख्या मात्र दो महाद्वीपों में रहती है। एक आपका एशिया और दूसरा आपका अफ्रीका। बाकी के जो महाद्वीप 5 बचते हैं उनमें आपको बाकी जनसंख्या देखने को मिलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बताया जा रहा है कि विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। इन सभी 10 देशों में से 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। एक मिनट, इन सभी 10 देशों में, हाँ, इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। कहने का अर्थ यह भी है कि विश्व की जो आपकी 60% जनसंख्या है, मान लो विश्व में 100 लोग हैं, तो 100 में से जो 60 लोग हैं ये आपको विश्व के 10 देशों में देखने को मिलेंगे। 10 देश यहां पर दिए गए, ठीक है। और इन 10 देशों में, ठीक है, एक भी ऐसा देश नहीं जिसमें आपको 10 करोड़ से कम जनसंख्या देखने को मिलती है। दिया गया है, एक बार देख लीजिएगा। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो चीन और भारत, ये 2011 के आंकड़ा के अनुसार दिया गया है, ठीक है। जो डेटा दिया जा रहा है वो 2011 के आंकड़ा के अनुसार दिया गया है, ठीक है। अभी लेटेस्ट आंकड़ा 2011 की जनसंख्या के बाद में नहीं आया है। जब आएगा डेटा लेटेस्ट तो उसके अनुसार एनसीईआरटी में दिया जाएगा, और फिर वो हम अगले, जब भी एनसीईआरटी में अपडेट आएगा या फिर जब आंकड़ा आएगा तो उसके अनुसार एक्सप्लेन करेंगे। अभी जो आंकड़ा है 2011 का वही मान्य होगा, ठीक है। तो चीन में सबसे अधिक है, फिर आपको मिलता है भारत में, फिर यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस, और फिर मिलता है आपका जापान। तो ये 10 हैं देश विश्व के जहां पर आपको सबसे अधिक जनसंख्या देखने को मिलती है, और इन 10 देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं, और इन 10 देशों में मिलाकर के विश्व की 60% जनसंख्या रहती है, जो कि आप देख सकते हो। अच्छा, एक और चार्ट दिया जा रहा है, इसमें महाद्वीपों के अनुसार विश्व की जनसंख्या का वितरण दिखाया गया है। अब अगर हम इसमें देखेंगे तो जो पीला वाला है ये एशिया में रहने वाले लोग हैं। देखो एशिया में कितनी अधिक जनसंख्या पाई जाती है, पीला वाला जो लोग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। फिर जो ऑरेंज कलर के लोग हैं ये वाले, ठीक है, ये यूरोप में रहते हैं, अर्थात यूरोप की जो जनसंख्या है वो थोड़ी सी कम है, थोड़ी नहीं मतलब एशिया से तो बहुत कम है, लेकिन दूसरे नंबर पर आती है, ठीक है। इसके बाद में अगर अफ्रीका की बात की तो ये तीसरे नंबर पर आते हैं, आप देख सकते हो। एक मिनट, गिनती लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12% लोग हो गए यूरोप में, ठीक है। और फिर आपके अफ्रीका में कितने? 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। यार गलती हो गई, 13 होंगे यहाँ पर, ठीक है। अफ्रीका में 13% है और 12% आपको देखने को मिलते हैं कहाँ पर, यूरोप में, ठीक है। और बाकी मतलब एशिया में तो सबसे अधिक है ही है। इसके बाद में अगर हम बात करें मध्य व दक्षिण अमेरिका में रहने वाले, मध्य और दक्षिण अमेरिका में रहने वाले, तो यहाँ पर कितने परसेंट लोग रहते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लोग रहते हैं मध्य और दक्षिण अमेरिका में मिला करके। फिर उत्तर अमेरिका में रहने वाले लोग कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 लोग, मात्र 5% लोग ही उत्तर अमेरिका में रहते हैं। फिर अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत महासागर द्वीप समूह में रहने वाले लोगों की, तो यहां पर केवल विश्व का 1% जनसंख्या ही निवास करता है। सबसे अधिक जनसंख्या कहां पर देखने को मिलती है, एशिया में। तो भैया गर्व करो कि भाई एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या है। और इस बात पर भी आप लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हमारे देश की जो जनसंख्या है वो किस तरह से मोबाइल इत्यादि चीजों का शिकार हो रहे हैं, और इसके ऊपर आप लोग अगर कुछ कर सकते हो तो जरूर करो, ठीक है। अपने घर वालों को थोड़ा सा बताओ, ठीक है। और आपके अगर छोटे छोटे भाई बहन हैं या बच्चे हैं तो उनको भी बताओ कि भाई मोबाइल का कम से कम यूज करो। और अगर आपके बच्चे हैं तो उनको मोबाइल देना ही बिल्कुल बंद कर दो, मैं तो कहता हूं अन्य एक्टिविटीज में उनको लगाओ, ठीक है। खेलने कूदने में, कैरम खिलाओ, बाहर बच्चों के साथ खेलने के लिए भेजो, कितनी भी शैतानी करें, मार धाड़ करते हैं करने दो, ठीक है। भाई बचपन जो होता है वो मतलब खेल कूद करके, खुद करके सीखने का समय होता है। मैंने खुद बहुत लड़ाइयां की, ठीक है, बहुत लड़ाइयां की, बहुत कुछ किया बचपन में, इसी से मैं सीख कर आगे बढ़ा। मोबाइल कुछ नहीं सिखाने वाला, मोबाइल देना बंद करो बच्चों को। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं जनसंख्या के घनत्व की। तो कहा जा रहा है पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है। कहने का अर्थ यह है कि पूरी पृथ्वी के क्षेत्र, पूरी पृथ्वी के पृष्ठ के ऊपर, यानी पृथ्वी पर जितना भी आपको मतलब सरफेस एरिया देखने को मिलता है जिसके ऊपर लोग रह सकते हैं, ठीक है। तो पूरी पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में, मान लो कि भाई 100% में से 1% में, ठीक है, पृथ्वी के 1% भाग में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या का घनत्व कहलाती है, ठीक है। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है, यानी कि पृथ्वी के प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की इतनी संख्या होगी, ठीक है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व जो है वो 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, कितनी, 51 लोग, ठीक है, 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यह है आपके विश्व की औसत जनसंख्या का घनत्व, ठीक है, याद रखना, ठीक है। कितना है, 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में आपको देखने को मिले। कहां पर, दक्षिण मध्य एशिया में। इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में देखने को मिलता है। तो दक्षिण मध्य एशिया की बात की जा रही है, वो दक्षिण में आपका हो गया ये भारत हो गया, ठीक है। फिर मध्य में आपका चीन वगैरह मिल गया, ठीक है। तो यहां पर तो सबसे अधिक जनसंख्या पाई ही जाती है, क्योंकि भारत और चीन ही सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो याद रखना। और इसके पश्चात आपको पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया देखने को मिलता है, यानी कि जनसंख्या के क्षेत्र में एशिया ने अपना अच्छा खासा दबदबा बना करके रखा हुआ है, ठीक है। और अगर बात की भारत की जनसंख्या के घनत्व की, तो भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व आपको मिलता है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बहुत हैवी है भैया, 382, 82, 382, और विश्व का है 51। थोड़ा एवरेज निकालो कि भाई हम कितने आगे हैं, आप लोगों को निकालना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की, कि भाई ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। तो भैया सबसे पहला है भौगोलिक, फिर आपको मिलता है सामाजिक, फिर सांस्कृतिक, और फिर मिलता है आपको आर्थिक कारक। हम भौगोलिक कारक की सबसे पहले बात करते हैं। इसमें भी आपको मिलता है सबसे पहले स्थलाकृति, फिर जलवायु, फिर मृदा, फिर जल, फिर आपको मिलता है खनिज, ठीक है। तो स्थलाकृति की सबसे पहले बात करते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि लोग सतह, पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं। अच्छा, जो लोग हैं ना, ठीक है, मानव जो है ये पर्वतों और पठारों में अधिक रहना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर आपको कोई काम लग जाए तो पर्वत से नीचे उतर के आओ, ठीक है, फिर पूरा चढ़ो, ठीक है। भाई पर्वतों के ऊपर आप मतलब हर चीज, हर सुविधा तो उपलब्ध करवा नहीं सकते। मार्केट भी चाहिए आपको, है हॉस्पिटल भी चाहिए, स्कूल भी चाहिए हैं, घूमने के लिए भी प्लेस चाहिए हैं, गवर्नमेंट जो ऑफिस होती हैं वो भी चाहिए हैं, ठीक है। अब हर चीज आपको पर्वत के ऊपर तो उपलब्ध हो नहीं पाएगी, ठीक है। और पर्वत के ऊपर रहना भी बहुत ज्यादा कठिन होता है। इसलिए पर्वत और पठारों की तुलना, पर्वत पठार सेम ही है, ठीक है, दोनों में सेम ही चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो इनकी तुलना में मैदानी भाग जो होते हैं यहां पर रहना लोग अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि मैदानी भागों में हर चीज की उपलब्धता होती है, ठीक है। क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं।
पहले बात तो है खेती, ठीक है। खेती आपको मैदानी भाषा में मैदानी भागों में अच्छी तरह से कर लोगे, अपने उपयोग के लिए भी और व्यापार के लिए भी। यही चीज आप पर्वतों में इतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाओगे। विनिर्माण, किसी भी चीज के निर्माण से संबंधित चीजें, ठीक है, तो वो पर्वतों में नहीं हो पाती हैं, लेकिन आप मैदानी भाग में अच्छी तरह से कर लोगे। और सेवा क्षेत्र जो मैंने आपको भी बताया, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट ऑफिस हो गए एंड बहुत सारी चीजें जॉब के लिए, तो ये सारी चीजें मैदानी भागों में उपलब्ध होती हैं। फिर गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं। याद रखना, भारत के ने विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र कौन से हैं? गंगा के मैदान, ठीक है। जबकि एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं, ठीक है। ये आपको कुछ पर्वत भी देखने को मिलते हैं जहां पर सबसे कम जनसंख्या देखने को मिलती है। विश्व के अगर पर्वतों में जनसंख्या की बात की जाए तो सबसे कम जनसंख्या आपको एंडीज, आल्प्स और हिमालय पर्वत श्रृंखला में देखने को मिलती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब हम बात करते हैं जलवायु की, ठीक है। तो जलवायु, लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म या अत्यधिक ठंडी हो, जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं। लोग क्या करते हैं? ऐसे स्थानों पर रहना पसंद नहीं करते जहां पर चरम जलवायु अर्थात एक्सट्रीम टेम्परेचर हो। ना तो बहुत ज्यादा गर्म जलवायु में रहना पसंद करेंगे, ना ही बहुत ज्यादा ठंडी जलवायु में। जैसे कि आप बताओ, जैसे कि मैं सहारा का मरुस्थल है, बहुत गर्म है, रहते ही नहीं कोई है, ठीक है। बहुत कम जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी। फिर रूस के ध्रुवीय प्रदेश जो हैं, बहुत अधिक ठंड पाई जाती है, विरल जनसंख्या, ठीक है। कनाडा और अंटार्कटिका, यहां पर तो मतलब लोगों का रहना बहुत ही कम है। अंटार्कटिका क्षेत्र में तो लोग रहते ही नहीं है, ठीक है। तो चरम जलवायु वाले जो क्षेत्र होते हैं जहां पर बहुत मतलब एक्सट्रीम क्लाइमेट पाया जाता है, वहां पर लोग कम रहना पसंद करते हैं या फिर रहते ही नहीं है, ठीक है। अगर बात की जाए मृदा की, ठीक है, तो उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं, ठीक है, उपयुक्त भूमि प्रदान करती हैं। अब अगर उपजाऊ मिट्टी है तो वहां पर आप खेती कर पाओगे, और खेती कर पाओगे तो खेती से आपको उपज प्राप्त होगी, वो आपके लिए रोजगार का भी काम करेगी और आपका पेट भी भरेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे स्थान पर रह रहे हो जहां पर उपजाऊ मिट्टी ही नहीं है, तो आपको या तो रोजगार के लिए किसी अन्य चीज की आवश्यकता है, और भोजन के लिए भी आप इंपोर्ट पर पूरी तरह से निर्भर रहोगे कि बाहर से चीजें आ रही हैं, और ऐसे स्थान पर रहना लोग पसंद नहीं करते हैं। भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र और चीन में हुआंग ही, चांग जियांग तथा मिस्र में नील नदी उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं, ठीक है। तो नदियों के आसपास के जो मैदान है ये मुख्य रूप से उपजाऊ होते हैं, इनके आसपास उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है ये हम ऑलरेडी आपको पिछली क्लासेस में बता चुके हैं कि भैया नदियों में जब बाढ़ आती है तो यहाँ पर मिट्टी जो अपर्दित मिट्टी होती है उसका निक्षेपण करती है, ठीक है। और जो बाढ़कृत मैदान होते हैं वो मुख्यतः ज्यादा उपजाऊ माने जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र हमारे भारत में देखने को मिलती है, ये सबसे उपजाऊ मैदानी क्षेत्र प्रदान करती है। फिर चीन में हुआंग ही, चांग जियांग, ठीक है, ये दो नदियां हैं जो सबसे अधिक उपजाऊ मैदान देती हैं। फिर मिस्र में नील नदी एक आपको देखने को मिलती है, ये सबसे अधिक उपजाऊ मैदान प्रदान करती है। इसके बाद में हम बात करते हैं जल की, ठीक है। जल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारक है, क्योंकि जल के बिना जीवन ही संभव नहीं है। अब अगर आपका जीवन ही नहीं होगा तो आप रहकर क्या करोगे? लोग उस क्षेत्र में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहां अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जहां पर जल उपलब्ध नहीं भी होता है वहां पर भी लोग रोजगार की तलाश में चले आते हैं। जैसे आप देखो, अरब के देशों में लोग रोजगार के लिए कभी कभी चले जाते हैं। तेल के कुएं वहां पर आसानी से हैं। दुबई वगैरह के क्षेत्र में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध था, लेकिन फिर भी रोजगार के लिए लोग वहां पर गए काफी फला फूला बड़ा हुआ, और आज वहां पर बहुत से आपको विकास देखने को मिलता है, ठीक है। तो लोग उन क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हैं जहां पर अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है। अच्छा, ऐसे क्षेत्रों में आपको जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है, जैसे कि हमारा भारत में अलवणीय जल अच्छी मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए यहां पर जनसंख्या भी है, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्रों में लोग रहना अपने प्राथमिकता देते हैं जहां पर अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है। विश्व की नदी घाटियां घने बसे क्षेत्र हैं, जितनी भी नदी घाटियां आपको मिलती हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, ठीक है। जो मरुस्थल हैं वहां पर आपको बहुत कम जनसंख्या देखने को मिलेगी। दुबई वगैरह में जनसंख्या है, लेकिन उसके पीछे का एक अन्य कारण भी है कि भैया रोजगार, पैसा, टैक्स फ्री, ठीक है, ये कुछ कारण है, ठीक है। अगर ये कारण नहीं होंगे तो वहां पर कोई भी नहीं रहे, क्योंकि पानी ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक घने बसे होते हैं, अधिक बसे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका की हीरे की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया। तो भैया कहीं ना कहीं पैसा बोलता है, पैसा सब कुछ कर देता है, ठीक है। तो ऐसे स्थान जहां जो मानव के लिए रहने योग्य नहीं है, वहां पर भी लोग रहने के लिए चले जाते हैं। क्यों? पैसा,
ठीक है। तो खनिज एक ऐसी चीज है जहां पर खनिज उपलब्ध होंगे वहां पर लोग रहने के लिए जाएंगे, चाहे पानी हो या ना हो, चाहे वहां पर मतलब शुद्धता हो या ना हो, जो भी हो, ठीक है, ऐसे स्थान पर लोग रहने के लिए पहुंच जाते हैं, ठीक है। जहां कहीं भी खनिज पाए, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में हीरे की खाने हैं, लोग हीरा लेने के लिए वहां पर रह रहे हैं और बड़ी मात्रा में, ठीक है। मध्य पूर्व में तेल की खोज की गई, लोग तेल निकालने के लिए रह रहे हैं, रोजगार के लिए रह रहे हैं, ठीक है। तो भैया पैसा बोलता है। अब अगला है सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। ये भी कुछ कारक हैं जिनकी वजह से लोग इस स्थानों पर ज्यादा रहते हैं। उन स्थानों पर जैसे सामाजिक कारक की बात की जाए तो अच्छे आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे, उदाहरण के लिए पुणे, ठीक है, क्या जहां पर अच्छे आवास उपलब्ध होंगे, घर बढ़िया है, ठीक है, शिक्षा अच्छी मिल रही है, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं, लोग वहीं पर रहेंगे। अब आप गांव में रह रहे हो, एक ऐसा गांव, ठीक है, जो बिल्कुल भी विकसित नहीं है, ना तो वहां पर घर अच्छे बने, झोपड़ी बनी हुई है, शिक्षा का स्तर बिल्कुल जीरो है, स्वास्थ्य सुविधाएं, अगर बीमार पड़ जाओ तो बुखार की टेबलेट भी ना मिले, ऐसे स्थान पर रहोगे क्या? बिल्कुल नहीं। और अगर कोई एक ऐसा स्थान है जहां पर आपको अच्छा घर मिल रहा है रहने के लिए, पढ़ाने के लिए बिल्कुल फ्री एजुकेशन है और वो भी एकदम बढ़िया क्वालिटी की, ठीक है, फिर स्वास्थ्य सुविधाएं ऐसी हैं कि हर मोहल्ले में, ठीक है, हर घर के बगल में एक मेडिकल स्टोर खुला हुआ है, ठीक है, और थोड़ी सी आपको जुकाम भी हुई, दवाई हाजिर है, लो खाओ, ठीक है, तो आप वहां पर रहोगे या बताओ जहां बिल्कुल भी दवाई नहीं वहां रहोगे? ऐसे स्थान पर लोग रहना ज्यादा पसंद करते हैं जहां पर अच्छे आवास हो, शिक्षा उपलब्ध हो और स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो, ठीक है। ये क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हुए क्षेत्र, जैसे कि पुणे, ठीक है, तो पुणे में अधिक जनसंख्या पाई जाती है, क्यों? क्योंकि यहां पर ये सारी चीजें हैं, ठीक है। फिर सांस्कृतिक कारक भी एक है, धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं, जैसे कि वाराणसी, ठीक है, हिंदुओं का स्थान कहा जाता है, ठीक है, हिंदू यहां पर बड़ी संख्या में रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहां पर मुसलमान नहीं रहते हैं, ठीक है। हिंदुओं में एक ऐसी चीज है कि भाई हिंदू सहिष्णु है, ठीक है, हिंदू बर्दाश्त कर लेगा। आप देखोगे अगर 50 मुसलमानों के बीच में एक हिंदू रह रहा है तो वो एक बार दब के रह लेगा, ठीक है, और मतलब 50 मुसलमानों के बीच में हिंदू एक बार नहीं रह पाएगा, लेकिन अगर 50 हिंदू हैं, ठीक है, और उनके बीच में एक या दो या तीन मुसलमान रह रहे हैं तो वो आराम से रहेंगे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर 50 मुसलमानों के बीच में हिंदू है, ये फैक्ट है, ठीक है, आपको बुरा भले ही लगे बट ये फैक्ट है, वो अच्छी तरह से नहीं रह पाते हैं, ठीक है। वाराणसी इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है। वाराणसी में मुसलमान बड़ी संख्या में है, ठीक है, हिंदू भी हैं, आराम से मित्रता से रह रहे हैं। वहीं एरूशलम और वेटिकन सिटी, ये दो ऐसे स्थान है जहां पर आपको क्रिश्चियंस ज्यादा देखने को मिलते हैं। एरूशलेम और वेटिकन सिटी, ठीक है, हाँ, मतलब क्रिश्चियन और यहूदी ज्यादा देखने को मिलते हैं। इस्लाम का आपको देखने को मिलता है, जैसे कि भाई एक मिनट थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया यहाँ पर है। अ, इस्लाम जैसे कि सऊदी अरब का एक क्षेत्र है, मक्का वगैरह का, ठीक है, तो उसमें हिंदू लोग प्रवेश नहीं कर सकते, केवल हिंदू ही नहीं बाकी लोग भी प्रवेश नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक ऐसा है कि भाई जहां पर आपके धर्म के लोग ज़्यादा रहेंगे, सांस्कृतिक कारक भी ऐसा काम करते हैं, धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थानों पर लोग अधिक आकर्षित करते हैं। हिंदू जो हैं हिंदुओं के रहने वाले स्थान पर ज़्यादा जाएंगे, मुसलमान जो हैं, ठीक है, आमतौर पर उन स्थानों पर ज़्यादा रहना पसंद करेंगे जहां पर मुसलमान लोग अधिक रहते हैं, ठीक है। इसी तरह से सिख, जैन, बौद्ध, ये सभी मतलब अपनी संस्कृति और धर्म वाले स्थान पर ज्यादा रहते हैं, ठीक है। बाकी चीजों को आप ज्यादा मतलब मत लिया कीजिएगा, ठीक है, मैं बस एक्सप्लेन करने के लिए बोलता हूं। आर्थिक कारक की अगर बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। कौन से औद्योगिक क्षेत्र? जहां पर उद्योग वगैरह अवस्थित होते हैं, जैसे कि आपने कपड़े की मिल लगा दी या लोहे के लौह इस्पात उद्योग डाल दिया या फिर आईटी का हब बना दिया, जैसे कि बेंगलुरु है, ठीक है, बहुत जनसंख्या वहां पर है। आजकल गुड़गांव और नोएडा में भी अधिक जनसंख्या देखने को मिलती है, क्योंकि ये तीनों ही आईटी के हब बन चुके हैं, गुड़गांव भी, नोएडा भी और आपका बेंगलुरु भी, ठीक है, यहां पर जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है। फिर मुंबई में आप देखते हो रोजगार बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है, तो मुंबई में भी आपको अधिक जनसंख्या देखने को मिलती है। कानपुर ये हमारे यहाँ का बहुत ज्यादा घना बसा क्षेत्र है, क्योंकि रोजगार उपलब्ध है बड़ी मात्रा में। फैक्ट्री, जहां पर फैक्ट्रियां ज्यादा होंगी, जहां पर उद्योग ज्यादा होंगे, वहां पर लोग ज्यादा रहेंगे, लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं, ठीक है, जहां पर रोजगार होता है। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई दोनों ही घने बसे हुए क्षेत्र, क्योंकि इन दोनों ही क्षेत्रों में बड़ी संख्या में आपको रोजगार के अवसर देखने को मिलते हैं। अगला है जनसंख्या परिवर्तन, समझो बहुत इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है, अर्थात एक निश्चित टाइम पीरियड के दौरान एकदम से लोगों की जनसंख्या बढ़ना या घटना जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं है, ठीक है, ना कभी थी, ना है और ना ही रहेगी। आज जनसंख्या अधिक है, हो सकता है कि कल कोई आपदा आ जाए, एकदम से मर जाए सब, जैसे कि आपने देखा था कि डायनासोर खत्म हो गए, एकदम से खत्म हुए थे ना। अभी मान लो कोई उल्का पिंड बहुत बड़ा गिरे, ठीक है, तो इंसान खत्म हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे बताओ, ठीक है। कीड़े मकोड़े ऐसे सब इधर उधर मरे पड़े देखने को मिलेंगे। अभी
आप देखो बहुत बड़ी मात्रा में चींटियां एक बार घूमते कहीं है और पानी बरसता है, सारे खत्म होते कि नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसे अगर कोई प्राकृतिक आपदा है, सब खत्म हो जाएंगे। तो जनसंख्या, या फिर अगर प्राकृतिक आपदा लंबे समय तक नहीं आए, भोजन की उपलब्धता बनी रहे, स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं मिलती रहे, तो जनसंख्या एकदम से बढ़ जाएगी, ठीक है। तो विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही है, ये कई गुना बढ़ गई है, ठीक है, और हो सकता है कि आगे चल करके कई गुना कम हो जाए। ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है, ठीक है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी। क्यों? क्योंकि सन 1800 तक कई कारण आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। मैं कुछ कारण आपको पहले बताता हूं। पहला कारण आपको देखने को मिलता है कि स्वास्थ्य की इतनी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। दूसरा, भोजन इतनी अच्छी मात्रा में उपलब्ध नहीं था। तीसरा, युद्ध वगैरह बहुत ज्यादा होते थे, जिस वजह से क्या था कि भैया लोग बहुत मारे जाते थे। लेकिन सन 1800 के बाद में युद्ध तो हुए, लेकिन इतने अधिक युद्ध नहीं हुए। स्वास्थ्य की सुविधाएं धीरे धीरे उपलब्ध होने लगी, भोजन, ठीक है, भोजन जो था ये उपलब्ध होने लगा। इससे क्या है कि जो मृत्यु दर थी वो धीरे धीरे कम होने लगी, और जब मृत्यु दर कम हुई तो जनसंख्या बढ़ने लगी, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, जो ये जनसंख्या बढ़ी है, इसमें जन्म और मृत्यु दर की संख्या में परिवर्तन हुआ है, इस वजह से हुआ है, ठीक है। विश्व की जनसंख्या सन 1800 तक तो धीरे धीरे बढ़ी, लेकिन इसके बाद अचानक से बढ़ी। कैसे? बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, ठीक है, 1800 तक की बात की जा रही है। बड़ी संख्या में लोग जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था। ये दो मुख्य कारण आपको देखने को मिलते हैं। बाकी एक कारण आपको यह भी देखने को मिलता है कि भैया युद्ध वगैरह बहुत ज्यादा होते थे और बीमारियां बहुत फैलती थी, इससे बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती थी। अर्थात सन 1800 तक जनसंख्या का ना बढ़ना, मतलब बहुत तेजी से ना बढ़ना, इसके पीछे का एक, आपको अगर पूछा है कि सबसे बड़ा कारण क्या है, तो मृत्यु अधिक होना सबसे बड़ा कारण आपको देखने को मिलता है। जन्म तो बहुत बड़ी संख्या में लोग लेते थे, इसीलिए आप देखोगे आपके बाबा दादी जो हैं, आप उनसे पूछो, ठीक है, तो वो कई भाई रहे होंगे। आपके बाबा दादी भी कई भाई होंगे, लेकिन आपके जो पापा या चाचा हैं वो कम भाई हुए होंगे। और आजकल तो लोग कहते हैं कि भाई बच्चे दो ही अच्छे, ठीक है। क्यों भैया बच्चे दो अच्छे क्यों हैं? ठीक है, दो नहीं चार करो, ठीक है। क्यों? आज देखो, आजकल मैं एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पर, धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं कि भाई हिंदुओं ने जो बच्चे कम करना शुरू कर दिए हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मतलब नुकसान देखने को मिलता है कि अगर आप बच्चे दो ही अच्छे कर रहे हो तो चाचा, ताऊ, बुआ, मौसी, ये सारे संबंध धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपके दो ही बच्चे हैं, ठीक है, अगर दो लड़के हैं तो बुआ उसकी नहीं होगी, ठीक है, चाचा और ताऊ तो हो जाएंगे लेकिन बुआ नहीं होगी। अगर एक लड़का और एक लड़की है, ठीक है, तो क्या होगा कि उस लड़के के जो बच्चे होंगे उन्हें ना तो चाचा मिलेंगे ना ताऊ मिलेंगे, ठीक है, और ना ही बुआ मिलेंगी। अगर एक ही लड़की है तो उसकी मौसी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये संबंध धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, इसलिए कहा जा रहा है कम से कम 4 बच्चे तो करो जिससे कि संबंध बने रहें, ठीक है, हिंदुओं में। मुसलमानों में ऐसा नहीं, मुसलमान तो कहते हैं भाई जितने अल्लाह दे उतनी मतलब हम लेंगे, वो तो मतलब लगे हुए हैं पूरी तरह से, उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं। ये एडवाइस आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है, हिंदुओं के लिए है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं जनसंख्या विस्फोट की। अभी हमने यहां पर ये समझा कि विश्व की जनसंख्या सन 1800 तक आखिरकार तेजी से क्यों नहीं बढ़ रही थी, ठीक है, क्योंकि 1800 के बाद में एकदम तेजी से बढ़ी थी, ठीक है। तो 1800 के बाद में ऐसा क्या हुआ, इस चीज को आप समझो, तो इसको कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। अगली हेडिंग जो है, सन 1800 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी, ठीक है। इसके 150 वर्ष बाद अर्थात सन 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई, अर्थात 3 गुना बढ़ गई, ठीक है, 3 गुना बढ़ गई। इसे प्रायः जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्फोट कहते हैं। 1999 में 30 वर्ष की अवधि में 30 वर्ष की अवधि से भी कम में जनसंख्या दुगनी अर्थात 6 अरब हो गई। समझो सन 1800 तक तो जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी, क्योंकि जनसंख्या जो थी वो जन्म तो बहुत बड़ी मात्रा में होते थे लेकिन मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती थी, इसलिए जनसंख्या बढ़ नहीं पा रही थी। लेकिन 1800 से 1959 के बीच में, सन 1804 से लेकर के 1959 के बीच में मात्र लगभग 1.5 सालों में अगर आप देखोगे तो जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी। कितनी? 3 अरब जनसंख्या हो गई। पहले कितनी थी? 1 अरब थी सन 1804 में, लेकिन 1959 तक पहुंचते होते 3 गुना हो गई, 3 अरब हो गई। और इसके बाद में तो मतलब ऐसा विस्फोट हुआ कि भैया मात्र 30 सालों में, लगभग 30 साल, 29 साल ही बल्कि है, मात्र 30 सालों में आपको जनसंख्या 2 गुनी होती देखने को मिली, अर्थात 6 अरब हो गई। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति एवं औषधियों के कारण मृत्यु दर में कमी होना था।
ठीक है, क्या हुआ, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो गई, पहला कारण, और दूसरा भोजन उपलब्ध हो गया, इससे मृत्यु दर में कमी आ गई। अब हम अगर बात करें सन 1800 से 1959 के बीच में, तो इस समय काफी अधिक आपको मतलब उथल पुथल देखने को मिला, कई सारे विश्व युद्ध हुए, इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में आंतरिक युद्ध भी हुए, ठीक है, लोग मर बहुत संख्या में रहते, बड़ी संख्या में, लेकिन मृत्यु दर कम होने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण रहा है वो खाद्य आपूर्ति अर्थात भोजन की उपलब्धता और औषधियां, ठीक है, लोग बीमार पड़ते थे लेकिन औषधि की वजह से सही हो जाते थे, भोजन उपलब्धता, ठीक है, तो लोग का भूख की वजह से मरना नहीं हुआ, इससे क्या हुआ, जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी, ठीक है, और 1959 के बाद में तो युद्ध वगैरह बहुत ही कम हो गए, लगभग ना के बराबर, तो क्या हुआ, जनसंख्या एकदम से बढ़ने लगी। अब युद्ध एक कारण इसलिए भी है क्योंकि जब युद्ध होते हैं तो खाद्य आपूर्ति की कमी अपने आप हो जाती है, ठीक है, रास्ते वगैरह ब्लॉक कर दिए जाते हैं, इसके अलावा और भी कारण होते हैं, ठीक है, और स्वास्थ्य सुविधाओं की भी अचानक कमी होने लगती है, इन सभी चीजों की युद्ध की वजह से कमी हो जाती है, ठीक है, तो युद्ध का ना होना जनसंख्या बढ़ने का एक मुख्य कारण हमें देखने को मिलता है। युद्ध में जो लोग मारे जाते हैं वो तो मरते ही मरते हैं, साथ ही साथ जो नहीं मरते हैं वो खाद्य आपूर्ति और भोजन ये औषधियों की अनुपलब्धता की वजह से मर जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक जो रहेगा वो है इसी में और आगे बताया जा रहा है कि जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक था, जन्म दर जितना पहले था उतनी दर से अभी भी जन्म हो रहा था, ठीक है, लेकिन मृत्यु दर कम हो गया, इस वजह से जनसंख्या विस्फोट हुआ। अच्छा, जन्म दर मृत्यु दर किसे कहते हैं ये भी समझ लो, और प्रवास किसे कहा जाता है, तीसरा और टॉपिक है। तो जन्मों को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है, अर्थात जितने लोग जन्म ले रहे हैं, ठीक है, पैदा होने वाले लोगों को जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है, अर्थात 1000 व्यक्तियों में कितने लोग जो हैं वो जीवित रह रहे हैं। 1000 बच्चों का जन्म हुआ, इनमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो जीवित पैदा हुए, ठीक है, तो 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है कि 1000 इस इलाके में लोग रहते थे, यहाँ पर इतने बच्चों का जन्म हुआ, तो इतने % का यहाँ पर जन्म दर है, ठीक है। मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है कि इस इलाके में 1000 व्यक्ति रहते थे, इनमें से इतने % लोग एक साल में मर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया आपका मृत्यु दर, ठीक है। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने को प्रवास कहा जाता है कि भैया जैसे आप देखो अमेरिका को, ठीक है, तो अमेरिका में जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके पीछे का मुख्य कारण आपको प्रवास देखने को मिलता है, और इससे डोनाल्ड ट्रंप काफी मतलब परेशान है। लोग क्या करते हैं, मतलब वहां पर जाते हैं, या तो नौकरी के लिए गए, या तो क्या हुआ कि डंकी रास्ते से चले गए, ठीक है, किसी अन्य फेक रास्ते से गए और जाकर के वहां पर काम करने लगे, धीरे धीरे वहीं पर बस गए और रहने लगे, ठीक है, तो ये क्या है कि इसे प्रवास कहा जाता है। भारत में आप देखो बांग्लादेशी लोग बहुत सारे आ गए, ठीक है, बांग्लादेशी रोहिंग्या आ गए, ठीक है, दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में रहने लगे, वो तो खुल के कहते हैं कि भाई हाँ हम बांग्लादेशी हैं और यहीं पे रहेंगे, ठीक है। केजरीवाल ने उनको आधार कार्ड से लेकर के राशन कार्ड से लेकर के सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा दी, ठीक है। अब वो तो छाती ठोक के कहते हैं कि हम बांग्लादेशी थे अब भारतीय हो गए और यहीं पर रहेंगे, और रह करके वो अपने सारे के काम करते हैं क्योंकि यहाँ पर रोजगार उपलब्ध है, अच्छी वातावरण है, ठीक है, सब कुछ है, इसलिए रह रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो प्रवास के कारण दिल्ली की जनसंख्या बढ़ी है और भी बढ़ती जा रही है, और प्रवास के कारण अमेरिका की जनसंख्या बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक वृद्धि दर की, ठीक है। तो पहले बिंदु में यहां पर कहा जा रहा है जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। क्या है? जन्म और मृत्यु। अच्छा, प्राकृतिक वृद्धि दर किसे कहते हैं, इस पर प्रश्न आ जाता है, इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण हैं, ठीक है। अगर जन्म अधिक हो रहा है और मृत्यु कम हो रहा है तो भैया ये जनसंख्या बढ़ेगी और ये प्राकृतिक कारण है, ठीक है। जन्म कम हो रहा है, मृत्यु अधिक हो रहा है तो भैया जनसंख्या घटेगी, ठीक है, और ये भी प्राकृतिक कारण है, ठीक है। एक देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है। किसी भी देश में लोगों के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में जो अंतर होता है उसी को उस देश की प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है, ठीक है। विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर की का तीव्रता से बढ़ना है। अब हुआ क्या कि भैया लोगों में मृत्यु कम होने लगी लेकिन पैदा अभी भी उसी लेवल पर हो रहे थे। इससे हुआ क्या कि भैया लोगों की जनसंख्या विभिन्न देशों में बढ़ने लगी, ठीक है। अगर मृत्यु दर भी समान ही रहता तो जनसंख्या इतनी नहीं बढ़ती, लेकिन मृत्यु दर क्या था, कम था, और जन्म दर अधिक हुआ, ठीक है। इसी वजह से पूरे विश्व के विभिन्न देशों में जनसंख्या तीव्रता से बढ़ना शुरू हो गई है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। देखो विश्व के विभिन्न देशों में जो जनसंख्या बढ़ रही है इसके पीछे का तो एक कारण ये हो गया कि मतलब जन्म दर का बढ़ना और मृत्यु दर का कम होना, ठीक है।
ये हो गया। दूसरा कारण ये हमें देखने को मिलता है प्रवास, ठीक है। प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। होता क्या है कि भाई आप भारत से पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान से नेपाल चले गए, नेपाल से भूटान चले गए, किसी भी देश में जा सकते हो, ठीक है। तो लोग एक देश से अथवा देशों से, ठीक है, लोग देश में एक मिनट थोड़ा सा गलत हो गया था। लोग देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। कहने का अर्थ है कि जैसे कि हमारे भारत में आपको विभिन्न राज्य देखने को मिलते हैं, तो एक देश में अर्थात देश के अंदर ही एक राज्य से दूसरे राज्य में जाओगे तो उस देश में आपको उस देश के जो राज्य हैं विभिन्न, उनमें आपको जनसंख्या का परिवर्तन देखने को मिलेगा कि भाई आपको कश्मीर में जनसंख्या कम हुई, उत्तर प्रदेश या दिल्ली में या बंगाल में या बिहार में जनसंख्या बढ़ गई, ठीक है। तो ये आंतरिक मतलब परिवर्तन देखने को मिलता है। इसके अलावा किसी देश में जो परिवर्तन मतलब हो रहा है, जनसंख्या का बढ़ रही है बाहरी मतलब बाहरी प्रवास के कारण, तो वो अलग होता है। देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो लोग जाते हैं, ठीक है, इससे क्या होता है, उन देशों की जनसंख्या बढ़ती है। अच्छा, इन दोनों के दूसरे अलग अलग तरह से एक्सप्लेन किया था, समझो। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने अपना देश छोड़ दिया, आप भारत में रहते थे और जाकर के आप अब रहने लगे अमेरिका में, तो आप उत्प्रवासी कहे जाओगे। आपने अपने देश को छोड़ दिया तो इस देश के लिए आप हो गए उत्प्रवासी, भारत के लिए, ठीक है। और अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं, जैसे कि अमेरिका में जाकर आप रहे जाकर के, तो आपको यहां पर क्या कहा जाएगा, अप्रवासी कहा जाएगा, ठीक है, अप्रवासी कहा जाएगा। आगे सूडान एक ऐसा देश एक ऐसा देश उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया। यहां पर हुआ क्या, जो आपको सूडान मिलता है, ठीक है, सूडान सूडान एक ऐसा देश है जहां से लोग चले गए, ठीक है। यहां पर रोजगार उपलब्ध नहीं होंगे या फिर अन्य कोई कारण रहा होगा जिसकी वजह से क्या है कि यहां से लोग बड़ी मात्रा में चले गए, तो यहां पर जनसंख्या की कमी का अनुभव किया गया, ठीक है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा जनसंख्या बढ़ी है। इसके अंदर क्या है, लोग आकर के रहने लगे, ठीक है। यहां पर लोग बड़े पैमाने पर आए और आकर रहने लगे, इसलिए यहां पर जनसंख्या बढ़ गई। कौन कौन से देश हैं, एक आपको मिलता है ऑस्ट्रेलिया और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप इसके ऊपर काफी बोल रहे थे कि भैया जो लोग यहां पर आकर के रह रहे हैं उनको हम यहां पर रहने नहीं देंगे, ठीक है। इसके पीछे कुछ कुछ उन्होंने अपने रीजंस भी रखे हैं, जिनको आप अगर न्यूज वगैरह में देखें तो ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। करंट अफेयर में आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। होता क्या है कि भैया जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हो रहा है, जैसे कि भाई यहां पर बताया जा रहा है कि भैया सूडान में उत्प्रवास के कारण जनसंख्या की कमी हो गई, ठीक है। तो हो सकता है यहां पर आर्थिक अवसर अच्छे ना हो, ये देश विकसित ना हो रहा हो, ठीक है, और यहाँ की स्थितियां ऐसी ना हो कि यहाँ पर लोग आगे बढ़ सकें, ठीक है, क्योंकि लोग हमेशा अच्छे की तलाश में जाते हैं, बुरे की तलाश में नहीं जाते, ठीक है। अब अगर सूडान अच्छा होता, ठीक है, अच्छा देश होता या विकसित हो रहा होता, यहां पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होते, तो ये क्यों यहां से लोग अन्य देशों में जाते, ठीक है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में लोग क्यों गए, क्योंकि यहां पर रोजगार के अवसर उपलब्ध थे, यहां पर अच्छे अवसर थे, ठीक है, विकसित हो रहे थे राष्ट्र, इसलिए यहां पर गए। तो लोग अच्छे अवसरों की तलाश में एक देश से दूसरे देश में जाकर के रहने लगते हैं। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। अच्छा, ये भी देखने को मिलता है जो भी हमने आपको बताया था, ठीक है, यहां पर जो बताया था कि लोग एक देश में भी मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहने लगते हैं, ठीक है। जैसे हमारे देश में अगर आप देखोगे तो मतलब जब कश्मीर की अगर बात की जाए, ठीक है, तो कश्मीर में जो हिंदू पंडित लोग थे, ठीक है, सिर्फ हिंदू पंडित ही नहीं थे, हिंदू पंडित कहना गलत होगा, वहां पर मुसलमान छोड़ करके बाकी जितने भी धर्म के लोग थे उनको बहुत बुरी तरह से मार मार के भगाया गया था, ठीक है। मुसलमानों ने बहुत से हिंदुओं की और सिखों की, जैनों की, बौद्धों की जो लड़कियां थीं उनको वहीं पर रख लिया अपने पास, ठीक है, बहन बेटियों को छुड़वा लिया और उनको मार के भगाया गया, ठीक है। बहुत से लोगों को मार मार के सड़क पे टांग दिया गया, ठीक है। मूवी बनी थी कश्मीर फाइल, देखा आपने, उसमें वो रियलिटी है, उसमें तो कुछ भी नहीं दिखाया गया, इससे भी भयानक भयानक कांड हुए वहां पर, ठीक है। तो ये क्या है कि यहां पर क्या था कि अपनी जान बचाने के लिए लोग एक ही देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, लोग एक
ही देश में बड़ी संख्या में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहने लगते, क्योंकि उनको वहां पर रोजगार नहीं मिलता, शिक्षा नहीं मिल रही होती है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही होती हैं। ठीक है, ये मतलब जो इलाका पिछड़ा होता है, पिछले इलाके को छोड़ करके विकसित होने वाले इलाके की ओर जाकर के लोग अधिक रहते हैं। ठीक है, जैसे ग्रामीण इलाकों में अगर हम देखें तो स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, इन तीनों की ही सुविधाएं अच्छी तरह से उपलब्ध नहीं है, इसलिए लोग ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन कश्मीर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल में देखने को मिलता है, क्योंकि वहां से लोग बड़ी संख्या में गए हैं। और ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र का जो एग्जाम्पल है ये भी परफेक्ट है, क्योंकि ये लोग अभी भी जा रहे हैं। ठीक है, अब ग्रामीण क्षेत्रों में रहना मेरे लिए मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, आप बताओ, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में शुद्ध हवा मिलती है, रहने के लिए खूब अच्छा मतलब क्लाइमेट है, इसके अलावा जो चाहो खाने के लिए, सब कुछ खाने के लिए उपलब्ध है। ठीक है, अब भाई फास्ट फूड कम थोड़े मिलते हैं, अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, लेकिन बाकी चीज़ें आप बाग बगीचे अच्छे होते हैं, घूमने के लिए जा सकते हो, बागों में विभिन्न प्रकार के फल लगे होते हैं, विभिन्न प्रकार की चीज़ें ऐसी हैं जो आपको शहरों में देखने को भी नहीं मिलेंगी। आपने कभी कंकुड़िया खाई है? बताओ, कंकुड़िया फल होता है, ठीक है, खाई कभी? मैंने खाई, मेरे गांव में पाई जाती कंकुड़िया। आपने जंगल जलेबी खाई? बताओ। मैंने खाई है, मेरे गांव में पाई जाती। मैं गांव से जब से चला आया हूं ना, बहुत सारी चीज़ों को मिस करता हूं। ठीक है, तो गांव जीवन का मुख्य केंद्र है। ठीक है, अगर जिंदगी कहीं पर है तो वो गांव में कंकुड़िया, इसके अलावा आपको मिलता है जंगल जलेबी, हमारे पर मीठी मीठी होती है, पेड़ में लगती है। ठीक है, जंगल जलेबी बनाई नहीं जाती है। ठीक है, और भी कई सारी फसलें थी जो कि खाया करते थे, बट अब शहरों में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती। आप पैसे दोगे तो भी नहीं मिलेगी। जामुन गांव में चाहे जितने खा लो, शहर में लेने के लिए जाओ थोड़े से देगा वो, 50-100 रुपए के मिलेंगे। ठीक है, वो भी मतलब बहुत ही कम मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप की। ठीक है, तो कहा जा रहा है जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। आप विश्व के विभिन्न देशों में देखोगे तो कहीं पर आपको ज्यादा तेजी से जनसंख्या बढ़ती देखने को मिलेगी, कहीं पर कम। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। कहा जा रहा है कि भैया विश्व में आपको जनसंख्या का दर बढ़ता हुआ तो देखने को मिलेगा, लेकिन विश्व के सभी देशों में एक समान रूप से विश्व की जनसंख्या एक समान रूप से जनसंख्या नहीं बढ़ रही है। क्यों? इसके पीछे के विभिन्न कारण हैं। ठीक है, यहां पर ही बताया जा रहा है कि भाई सभी देशों में वृद्धि दर अनुभव नहीं, मतलब हाँ, सभी देशों में ये वृद्धि दर अनुभव नहीं की जा रही है। कुछ देश जैसे कि केन्या, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि की दर, केन्या में जनसंख्या वृद्धि की दर ऊंची है, यहां पर बहुत तेजी से लोगों का जन्म हो रहा है, मृत्यु दर कम है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है। ठीक है, एक मिनट, हाँ, कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि जहाँ पर जनसंख्या की वृद्धि दर अनुभव नहीं की जा रही है, उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च हैं। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ पर जन्म दर काफ़ी ऊंची है, जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, जैसे केन्या, केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर काफ़ी ऊंची है। ठीक है, आगे अन्य देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि दर मंद है। ठीक है, यहाँ पर ना तो लोग बड़ी संख्या में जन्म लेते हैं, ना ही जनसंख्या बड़ी संख्या में लोग मरते हैं, जिससे यहाँ पर क्या है कि भाई बहुत धीमी गति से जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, ना तो बहुत लोग जन्म ले रहे हैं, ना तो बहुत लोग मर रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं भी अच्छी खासी उपलब्ध हैं, और इसके अलावा भोजन भी उपलब्ध है, रोजगार भी उपलब्ध है। इस कारण से क्या है कि ना तो यहाँ पर लोग ज़्यादा मरते हैं, ना तो लोग यहाँ पर ज़्यादा पैदा होते हैं। ठीक है, अच्छा, हमारे भारत की अगर बात की जाए, पाकिस्तान की बात की जाए, बांग्लादेश की बात की जाए, तो ये कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में जन्म दर है और बड़ी मृत्यु दर इतनी अधिक नहीं है। मृत्यु दर कम है बट जन्म दर बहुत अधिक है। देखना एक टाइम पर पाकिस्तान में लोग समाएंगे नहीं। ठीक है, इतनी तेजी से वहाँ पर जनसंख्या बढ़ रही है कि लोग पाकिस्तान में समाएंगे नहीं, और आधे से ज़्यादा लोग आतंकवादी बन के भारत के पास आएंगे और भारत उनको हिलने लगाएगा। क्योंकि भाई पाकिस्तान में मैं वीडियोस देखता हूं, एक एक व्यक्ति के 20-20 बच्चे हो रहे हैं। भाई कहां ले जाओगे इन्हें? जमीन तो सीमित है ना तुम्हारे पास। ठीक है, और वो भी जमीन का मतलब इस्तेमाल आप ट्रेनिंग देने के लिए टेररिस्टों को, इसके अलावा रोजगार के लिए तो कोई साधन उपलब्ध करवाते नहीं हो। ठीक है, अब इतनी जमीन सीमित है। ठीक है, अब इतनी जनसंख्या बढ़ा लोगे तो वहां पर आपको घर बनाने पड़ेंगे रहने के लिए, फसल कहाँ उगाओगे बताओ मुझे? ठीक है, रोजगार कहाँ से लाओगे? ठीक है, खिलाओगे क्या? इसीलिए तो कटोरा लेकर भीख मांगते घूम रहे हो तुम। ठीक है, क्यों? जनसंख्या बहुत बढ़ा ली आपने, पढ़ा लिखा रहे नहीं हो, बम फेंकना सिखा रहे हो। यहाँ जो बम फेंकने के लिए आता है उसे बम बना के उड़ा दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं ये भी समझ लो। तो किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। किसी भी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक क्यों ना हो। ठीक है, अब भाई पाकिस्तान में कितनी अधिक जनसंख्या है, क्या पाकिस्तान का आर्थिक विकास हुआ? नहीं हुआ, कटोरा लेके घूम रहा है। क्यों? क्योंकि भैया किसी भी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के विकास के ऊपर, आर्थिक विकास के स्तर पर कोई भी अंतर नहीं पड़ता। इसके पीछे कारण क्या है इसको भी समझना।
उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बसे क्षेत्र हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित है। भाई बांग्लादेश जो है और जापान है, ठीक है, ये दोनों ही अति घने बसे क्षेत्र है, क्योंकि दोनों ही देशों में जन्म अधिक है, ठीक है, मृत्यु कम है, ठीक है। बांग्लादेश में अगर आप देखो तो जन्म ज्यादा अधिक देखने को मिलेगा, लेकिन दोनों ही देशों में अगर हम देखें तो आर्थिक रूप से आपको बहुत अंतर देखने को मिलेगा। जापान जो है बांग्लादेश से कई गुना अधिक, मतलब आर्थिक रूप से पावरफुल आपको देखने को मिलता है, आर्थिक रूप से अधिक विकसित है, जबकि बांग्लादेश में कुछ भी नहीं। तो जनसंख्या का देश के आर्थिक विकास पर कोई भी मतलब असर नहीं पड़ता। अब प्रश्न यहाँ पर उठता है कि आखिरकार जनसंख्या का जब आर्थिक विकास पर असर नहीं पड़ता है, तो भैया जनसंख्या महत्वपूर्ण क्यों है, लोग एक देश के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसको भी समझो। तो जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। क्या? जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। थोड़ा गहराई समझिएगा। जनसंख्या संगठन हमारी ये जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हुए हैं। अब पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो किस में लगे हुए हैं? आतंकवाद, ठीक है, बच्चे पैदा करने में, ठीक है, पंचर जोड़ने में, और किस में लगे हुए हैं आप खुद समझो, ठीक है। ज़्यादा नहीं, मैं तो वीडियोस देखता हूँ आजकल। भाई तारीफ करनी होगी मुझे पाकिस्तान के रिपोर्टर्स की कि वो काफ़ी अधिक सुधार करने में लगे हुए हैं, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जहाँ कहीं भी जाते रिपोर्टिंग के लिए वहाँ पर बताते हैं कि भाई पढ़ाई लिखाई करो, आगे निकलो, ठीक है। जो पढ़ लिख गए, जो नहीं पढ़े लिखे हैं, ठीक है भाई, जिसके अब 10-10 20-20 बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा तो पा नहीं रहा है, छोटे मोटे काम में लगा रहा है, कहीं मजदूरी कर रहा है, कहीं चोरी कर रहा है, ठीक है। पाकिस्तान की जो वीडियोज़ बनाए जाते हैं उनको देखना कभी, मतलब इतने वाहियात किस्म के वीडियोज़ हैं, एक भी आपको अच्छा वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। कॉमेडी भी करते हैं तो ऐसी करते हैं जिससे मतलब छपरी कर रहा हो, ठीक है। तो मतलब जब ऐसी स्थितियां होंगी तो कहां से आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो जनसंख्या संगठन हमारी ये समझने में मदद करता है कि कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्रियां हैं, किस आयु वर्ग के हैं। अब अगर बुढ़े ज्यादा हैं तो वो क्या काम कर पाएंगे, सॉरी माफ करना बूढ़े लोगों, ठीक है, माफ करना, अगर वृद्ध लोग ज्यादा हैं, ठीक है, तो क्या वो किसी देश के लिए इतने अधिक इंपॉर्टेंट होंगे? युवा ज्यादा है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। अगर किसी देश में युवा ज्यादा हैं और वो सारे युवा शिक्षित हैं और व्यवसाय में लगे हुए, तो वो देश आर्थिक विकास करेगा। लेकिन किसी देश में अगर युवा पंचर जोड़ने में लगे हुए हैं, आतंकवाद में लगे हुए हैं, तो क्या वो देश विकसित विकास करेगा? बिल्कुल भी नहीं। वो देश क्या करेगा? कटोरा लेकर भीख मांगेगा, ठीक है भाई। नाम नहीं लूंगा बट हाँ पाकिस्तान ही है, लो ले लिया नाम, क्या कर लोगे, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो क्या कहा जा रहा है कि वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे, उनकी आय का क्या स्तर है और उनकी स्वास्थ्य दशाएं कैसी हैं, ठीक है। ये चीजें शिक्षा, व्यवसाय, आय और स्वास्थ्य, ये चीजें डिपेंड करती हैं किसी भी देश के आर्थिक विकास के ऊपर। अब अगर शिक्षित नहीं है, व्यवसाय नहीं है, आय नहीं है, स्वास्थ्य दशाएं नहीं है, तो देश आर्थिक विकास नहीं करेगा, आर्थिक विनाश करेगा, ठीक है, धीरे धीरे नीचे जाएगा। जैसे कि अब नाम बार बार लेना अच्छा नहीं लगता भाई, एक ही देश का नाम आता है, ठीक है, क्यों भाई, मतलब छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। अब अगला है जनसंख्या पिरामिड, आयु लिंक पिरामिड, ठीक है। अच्छा, अगर जनसंख्या पिरामिड की यहां पर बात की जाए तो जिस देश में, एक मिनट, जनसंख्या पिरामिड की ओर चलते हैं। अब जैसे कि ये जनसंख्या पिरामिड है, ठीक है, जिस देश में युवाओं की संख्या ज्यादा होगी, ठीक है, अर्थात 15 साल से लेकर के और कितने 35 साल तक या 50 साल तक, ठीक है, मान लो कि यहां तक मान लेते हैं, उसमें क्या होगा, ये जनसंख्या पिरामिड, ठीक है, उसमें ये सबसे अधिक देखने को मिलेगा इतना, ठीक है। क्या होगा? ये अधिक होगा, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, फिर युवा के बाद वृद्ध धीरे धीरे कम होते जाएंगे, ठीक है। जैसे युवा ज्यादा है, बच्चे और बूढ़े कम है, ठीक है, किसी देश में, तो उसका जनसंख्या पिरामिड कैसे होगा? बच्चे कम है और बूढ़े कम है, अर्थात बूढ़े ऐसे आया, बच्चे कम है, ऐसा, ये ठीक है भाई। युवा ज्यादा हैं, बच्चे कम आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, बूढ़े कम आपको देखने को मिल रहे हैं। किसी देश में बच्चे ज्यादा हैं तो उसका ये है, ठीक है। फिर युवा धीरे धीरे कम होते गए, फिर वृद्ध और कम है, तो ये हो गया आपका, मतलब एक सामान्य आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, अभी बस मैंने आपको एक ड्रॉ करके बताया था, अभी थोड़ा सा डिटेल में इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। जनसंख्या पिरामिड और आयु लिंक पिरामिड किसे कहते हैं, इसको समझ लो पहले। एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने के लिए एक रुचिकर विधि है जनसंख्या पिरामिड। किसी भी देश के जनसंख्या संगठन का अगर आपको अध्ययन करना है तो उसकी एक सबसे अच्छी विधि देखने को मिलती है जनसंख्या पिरामिड, जिसे आयु लिंक पिरामिड भी कहा जाता है। क्या? एज वाली, ठीक है, आयु लिंक पिरामिड भी कहा जाता है, ठीक है। थोड़ा गहराई समझिएगा, एक जनसंख्या पिरामिड क्या क्या दर्शाता है, इस चीज को समझिएगा। पहला, कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित, उदाहरणार्थ 5 से 9, 10 से 14, ठीक है, 5 से 9 और 10 से 14। इसके अलावा फिर आपका आता है 14 से लेकर के फिर 35 तक रख दिया, 35 से 50 रख दिया, 50 से 60 रख दिया, आगे अपना अपना आप निर्धारित कर सकते हो, ठीक है।
तो जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में दिया गया कि भाई एक जनसंख्या पिरामिड में विभिन्न आयु वर्गों को दिखाया जाए। जैसे इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें जनसंख्या पिरामिड दिखाया गया 0 से 4 साल तक के किसी भी देश में बच्चे जो हैं वो इतने आपको देखने को मिल रहे हैं, सबसे अधिक हैं। फिर 5 साल से लेकर 9 साल के बच्चे कम हुए, फिर 10 से 14 साल के बच्चे जो उससे भी कम हुए, ठीक है। फिर युवा बन गया, 15 साल में पहुंच गया, तो 15 से लेकर के फिर 19 साल के बच्चे इससे कम आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये हो सकता है मृत्यु दर इतना दिखाया जा रहा हो कि भाई इतने परसेंट लोग मर गए, 1 2 3% लोग यहाँ पर, इतने परसेंट लोग मर गए, ठीक है। धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या आपको देखने को मिल रहा है कि भैया ये आयु वर्ग जो है, ठीक है, वो जनसंख्या पिरामिड सबसे पहले दिखाता है। जो कि आयु वर्ग अगर आप देखोगे तो इधर आपको देखने को मिल रहा है 0 से 4, 5 से 9, 10 से 14, 15 से 20, ऐसे अगर आप देखो 70 से 74, 75 से 90, फिर आगे मतलब पूरा दिखाया 85+ तक दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका आयु वर्ग पहले दिखाता है जनसंख्या पिरामिड, ठीक है, जो कि यहां पर आप देख सकते हो। फिर दूसरा क्या दिखाता है, कुल जनसंख्या का प्रतिशत, कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में स्त्री और पुरुष उपविभाजित करता है, ठीक है। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में स्त्री और पुरुष को विभाजित करता है। समझो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। जैसे कि ये आपके सामने एक आयु लिंग पिरामिड है, ठीक है। ये क्या है, एक आपको मिलता है जनसंख्या पिरामिड है, ठीक है। वर्ष, एक मिनट छोड़ो, जनसंख्या पिरामिड इतना बस समझो, ठीक है। इसमें क्या है कि जो ये आपकी नीचे वाली लाइन है, ये वाली सबसे नीचे, ठीक है, ये 10 बच्चों के जन्म से जुड़ी हुई है। कितने? 10 बच्चों के, ठीक है। अर्थात 10 बच्चों ने जन्म लिया। अब 10 बच्चों में से 4 साल की उम्र तक जो बच्चे जीवित रहे, ये इधर वाले आपके पुरुष हैं और इधर वाले महिलाएं हैं, ठीक है। एक देश में 10 बच्चों ने जन्म लिया, एक देश के एक इलाके में, ठीक है। तो 10 बच्चे के जन्म यहाँ पर दिखा दिया गया। अब 10 में से एक बच्चा मर गया पुरुष का, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर 9 बच्चे पुरुषों के हैं और महिलाओं का भी एक मर गया, ठीक है भाई। 9 10 होगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप महिलाओं के मतलब आप देख सकते हो कि भाई 9 बच्चे यहाँ पर महिलाओं में भी रह गए, ठीक है। एक मर गया तो वो यहाँ पर एक खाली हो गया खाना, ठीक है। फिर 5 साल से लेकर के 9 साल तक के बच्चों को अगर आप देखो तो पुरुषों में क्या हुआ भाई, 9 से 8 और 7 बच्चे, यानी कि 2 और मर गए, ठीक है। तो यहाँ पर इतना कम हो गया। फिर महिलाओं में अगर आप देखो तो महिलाओं में भी 2 मर गए, ठीक है। तो यहाँ पर भी कम हो गया। एक समान पिरामिड दिया गया, बहुत कम ज्यादा वाला नहीं, जिससे कि आप इसको अच्छी तरह से समझ लो, ठीक है। तो समान पिरामिड दिया। इसी तरह से अगर आप देखोगे तो ऊपर जो मर रहे हैं वो स्थान यहाँ पर खाली छोड़ा जा रहा है और जो जीवित हैं उनके बारे में यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये पैराग्राफ बना करके, ठीक है। इसी तरह से महिलाओं में भी, ठीक है। तो एक जनसंख्या पिरामिड जो है क्या क्या चीजें दिखाता है, एक तो भाई स्त्री और पुरुष, ठीक है। स्त्री और पुरुष आपने देख लिया है, इधर का पुरुष इधर का स्त्री, ठीक है। ये आपका पुरुष वाला भाग है, ये स्त्री वाला भाग है। अब कितने पुरुष जन्म ले रहे हैं वो इधर लिखा जाएगा, कितनी महिलाएं जन्म ले रही हैं वो इधर लिखा, ये उदाहरण के लिए रखा गया। अब देश में जैसे जन्म दर होता है उस हिसाब से पिरामिड बनाया जाता है, ठीक है। अब इसमें दिखाया गया है कि किसी देश में जो युवा वर्ग कहा जाता है वो 14 वर्ष से ऊपर का होता है, 14 से 15 के बाद में, ठीक है। तो युवा वर्ग में, ठीक है, आमतौर पर आप देख रहे हो कि युवा में किसी देश का जनसंख्या पिरामिड, वहां पर 10 में से 5 बच्चे युवा बनते हैं, ठीक है, और 5 बच्चे मर गए, ठीक है। महिलाएं भी 5 महिलाएं युवा बनी, ठीक है, और बाकी मर गई, ठीक है। फिर आगे बढ़े, ठीक है। तो 15 से 19 साल तक 5 रहे, 19 के बाद फिर 1% और मर गया होगा, फिर और मर गए, मरते मरते अगर आप देखोगे तो 2% बचे हैं बच्चे जो 60 वर्ष तक की आयु तक जिए, बाकी सारे 8% मर गए, ठीक है। यहां पर युवा बनते बनते कितने मरे, 5% मर गए, ठीक है। और बूढ़े होते होते कितने मर गए, लगभग 8% सारे खत्म हो गए। इसी तरह से महिलाओं का भी दिया जा रहा है। तो ये आयु इधर दी जा रही है, कितने इतनी इस आयु से इस आयु के बच्चे इतने जन्म हुए, फिर इतने बड़े हुए, इतने युवा जो हुए वो यहां तक हुए, ठीक है। फिर वृद्ध तक कितने हुए, 64 साल तक की आयु में यहां तक पहुंचे, ठीक है। फिर 64 से और 80 तक कितने लोग जीवित रहते हैं, कितने परसेंट, वो यहां पर दिखाया जा रहा है कि 1%, आधे परसेंट, कितने परसेंट रहते हैं वो यहां पर बात की जा रही है, इधर महिलाओं की इधर पुरुषों की। अब आई होप आप समझ गए होंगे जनसंख्या पिरामिड में क्या बताया जाता है। अच्छा, इसी में, ठीक है, अगर युवा किसी देश में ज्यादा है, ठीक है, तो जो आपको ये 15 से लेकर के और 60 के बीच का डायग्राम देखने को मिल रहा है, ये ज़्यादा चौड़ा होगा, ठीक है, ये ज़्यादा चौड़ा होगा, ठीक है। और बच्चे तो भाई होते ही होते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा चौड़ा होगा, ऐसा देखने को मिलेगा। और वृद्ध कम है तो ये पतला आपको देखने को मिल ही रहा है, ठीक है। बच्चे भी कम है तो नीचे का भी पतला होगा, ठीक है। जितने परसेंट बच्चे जन्म लेते हैं वो कितने परसेंट बचते हैं, ठीक है। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे, ठीक है। बहुत ही आसान भाषा में एक्सप्लेन किया था। अब जो लिखित रूप में दिया गया इसको भी समझ लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर 2 बातें बताई गई थी कि जो कुल जनसंख्या, एक मिनट, जो जनसंख्या पिरामिड होता है वो कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित करता है, जो कि यहां पर दी गई थी 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, ऐसे, ठीक है। तो वो आपने देख लिया, ठीक है। तो पहले आयु वर्गों में विभाजित करती है, जो जैसे कि 5 से 9, 10 से 14, जो कि आपने देखा। फिर कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में
परसेंटेज दिया जाता है कि भाई इतने परसेंट जन्म हुए तो इतने परसेंट पुरुष हैं, इतने परसेंट महिलाएं हैं, और जन्म में इतने परसेंट लोग मरते जा रहे हैं, ठीक है। और इन वर्गों में प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्री उपविभाजित होते हैं, ठीक है। आप जनसंख्या प्रतिशत दिया जाता है और स्त्री कितने परसेंट और पुरुष कितने परसेंट जन्म हुए, मरे, रहे, नहीं रहे, वो सब बताया जाता है। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। जिस देश का जनसंख्या पिरामिड होगा उसका जैसा आकार होगा। अगर बच्चों वाली लाइन ज़्यादा है तो बच्चे ज़्यादा जन्म ले रहे हैं, युवा वाली लाइन छोटी है यानी युवा तक आते आते बच्चे मर रहे हैं, ठीक है। या वृद्ध की लाइन ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, तो बूढ़े ज़्यादा उस देश में पाए जाते हैं, ठीक है, जवान कम है, ठीक है। तो अलग अलग जिस देश में बूढ़ों की संख्या ज़्यादा होती है वहाँ पर बूढ़ों की लाइन बड़ी होती है, युवाओं की संख्या ज़्यादा होती है तो युवाओं की लाइन बड़ी होती है, ठीक है। तो किसी देश के जनसंख्या पिरामिड जो होता है उस देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की संख्या जो होती है वो 15 वर्ष से नीचे मानी जाती है, ठीक है। हाँ, बच्चों की संख्या निचले भाग में दिखाई जाती है, जो कि मैंने आपको बताया। यह जन्म के स्तर को दर्शाता है, ठीक है, जन्म के स्तर को दर्शाता है। और फिर 15 वर्ष तक जो तो बच्चे ही रहते हैं, तो 15 वर्ष के जो नीचे वाली लाइन है वहाँ पर बच्चों की संख्या दिखाई जाती है कि भाई इतने परसेंट बच्चे जन्म हुए और जन्म में से इतने परसेंट बच्चे 15 वर्ष तक जीवित रहे, ठीक है। ऊपर का आकार वृद्ध लोगों 65 वर्ष से अधिक की संख्या को दर्शाता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 65 वर्ष से ऊपर देखो तो ये बूढ़े लोगों की संख्या को दर्शाता है, किसी देश में इतने परसेंट बूढ़े लोग हैं, ठीक है। बच्चे बहुत जन्म ले रहे हैं, ठीक है, 10 में से 9 बच रहे हैं, ठीक है, तो 9 का जन्म दर है यहाँ पर, ठीक है। और ये आप यहाँ तक का बच्चों का है, ठीक है। इसके बाद कहा क्या बताया जा रहा है, और मृतकों की संख्या को दर्शाता है। अच्छा, मृतक संख्या अगर हम देखें तो ये जो खाली स्थान छूट गया है, ठीक है, ये मृतकों की संख्या को दर्शाने वाला खाली स्थान है, ठीक है। बाकी ये जो भरा हुआ है, ठीक है, जहाँ पीला और लाल दिखाई दे रहा है, ये कैसा है, ये मतलब जीवित रहने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या को दर्शाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बताया जा रहा है कि एक मिनट, हाँ, जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता। अच्छा, आश्रित लोगों की संख्या में कौन कौन आते हैं? आश्रित लोग वो होते हैं जो मतलब 15 वर्ष से कम होते हैं और वृद्ध होते हैं। जो बच्चे और बूढ़े होते हैं ये अपने माँ बाप के ऊपर आश्रित होते हैं, बच्चे माँ बाप के ऊपर आश्रित होते हैं और बूढ़े अपने बच्चों पर आश्रित होते हैं, ठीक है। तो देखो, जनसंख्या पिरामिड जो होता है ये देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। युवा आश्रित लोग 15 वर्ष से कम आयु के होते हैं, ठीक है, और वृद्ध आश्रित लोग 65 वर्ष से अधिक आयु के होते हैं। अब आश्रित लोग क्यों कहा गया? क्योंकि जो 15 वर्ष से कम आयु का बच्चा है वो काम करने के लिए नहीं जाएगा, वो अपने माँ बाप पर ही निर्भर रहेगा। माँ बाप कमा के लाएंगे, उसे खिलाएंगे तो वो खाएगा, ठीक है, नहीं लाएंगे तो वो नहीं खाएगा, ठीक है, तो अपने माँ बाप पर आश्रित रहेगा। फिर बूढ़े होने के बाद में आप नौकरी नहीं कर सकते, ठीक है, फिर आपको अपने बच्चों पर आश्रित रहना पड़ेगा। इसलिए 65 वर्ष से अधिक आयु और 15 वर्ष से कम आयु के जो लोग होते हैं उनको आश्रित वर्ग में रखा जाता है, आश्रित लोगों की संख्या में जोड़ा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो वृद्ध आश्रित लोग आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। चूंकि मैंने आपको बता दिया, कार्यरत आयु जो है, जो काम करने की आयु होती है, वो 15 से लेकर के 65 वर्ष तक की मानी जाती है, ठीक है। तो कार्यरत आयु वर्ग के लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग माना जाता है। कितना? सक्रिय वर्ग, ठीक है। तो किसी देश में जितना अधिक सक्रिय वर्ग होगा, ठीक है, उस देश में उतनी ही अधिक युवा पाया। जैसे कि भारत के लिए कहा जाता है भारत एक युवाओं का देश है, भारत में युवा बहुत पाए जाते हैं, ठीक है। भारत में बच्चे कम मिलेंगे, अब तो बच्चे भी बहुत हैं, ठीक है, युवा आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे जनसंख्या पिरामिड किसे कहते हैं, आयु लिंग पिरामिड किसे कहते हैं, ठीक है, और जन्म दर, मृत्यु दर, आश्रित वर्ग किसे कहा जाता है, ठीक है। आई होप आज के पूरा चैप्टर आपको समझ में आया और क्लास 8 की पूरी एनसीईआरटी ज्योग्राफी आपको समझ में आया। सिर्फ क्लास 8 नहीं, क्लास 6 से लेकर 8 तक की पूरी आपको समझ में आई होगी। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वेट किसका कर रहे हो? इतना अच्छा एक्सप्लेन किया, अभी भी नहीं करोगे? एक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो क्यों नहीं किया भाई? लाइक करके जाना, ठीक है। मतलब अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, समझ में आया सभी टॉपिक, तो नहीं आए हैं तो डिसलाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या ऐसे रीजंस रहे, मुझसे ऐसी क्या मतलब एक खता हुई जिससे जो कि आपको समझ में नहीं आया, क्या ऐसा मैंने गलती कर दी जो आपको समझ में नहीं आई, तो वो बताइएगा, मैं सुधार करूंगा उस चीज़ का, ठीक है। आई होप आज के चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर आपने अभी तक क्लास 6 से लेकर 8 तक की अभी तक की आई हुई हिस्ट्री और ज्योग्राफी की क्लासेस नहीं देखी है तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है। प्लेलिस्ट के माध्यम से अभी तक की आई हुई सभी क्लासेस को आप बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। तो जाइए अभी के भी प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। और अगर अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना जिससे कि हमारे एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स की आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कोर्स परचेस करने में, नोट्स परचेस करने में, टेस्ट सीरीज में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। देखो, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि प्लीज कॉल मत किया करें, आजकल बहुत सारे लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, ठीक है। कॉल्स अधिक आते हैं तो भाई काम नहीं कर पाते हैं, आप लोगों के लिए अच्छी क्लासेस नहीं,
टाइम पे क्लासेस नहीं आ पाती हैं, फिर आप लोग कहोगे कि सर टाइम पे क्लासेस नहीं आई। इसलिए प्लीज़ कॉल कम किया करो, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन कर लो, और हाँ शेयर कर दो, ठीक है, जहाँ तक कर सकते हो शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।